यस गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों का फिजिक्स का फर्स्ट डे है 11th क्लास एंड देखिए हम आपको डायरेक्ट अभी फिजिक्स से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स यानी मैथमेटिक्स का कुछ बेसिक्स हम आपको बताना चाहते हैं। फिजिक्स का किसी भी चैप्टर को अगर आपको समझना है तो उसमें कुछ लॉज होते हैं जो मैथमेटिकल होते हैं और मैथमेटिकल लॉज को समझने के लिए कुछ मैथमेटिकल रूल्स होते हैं, उनको समझने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए। इसलिए हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें जो फिजिक्स समझने के लिए जो मैथ्स का रिक्वायरमेंट है, इवन फॉर बायो स्टूडेंट्स ऑल्सो, जो मैथ्स का रिक्वायरमेंट है वो सिंपल सा है, छोटा सा है, वेक्टर्स एंड कैलकुलस। अगर ये दो पे आपका कमांड कंट्रोल है, वेक्टर्स एंड कैलकुलस पे, तो आपको फिजिक्स का लॉ समझने में, उसको अप्लाई करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब हम फिजिक्स समझना स्टार्ट करेंगे ना, तो उस टाइम में ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस वेक्टर्स का या कैलकुलस का आपको नहीं पता हो। ठीक है, उस समय हमारा पूरा फोकस जो होगा वो फिजिक्स के लॉ थ्योरम समझने में होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका ये सही नहीं है, वेक्टर्स कैलकुलस में भी आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो आपके लिए बिल्कुल नया है, अगर ये आपको पता नहीं है तो आपका पूरा ध्यान कैलकुलस के ऊपर होगा, मैथमेटिक्स के ऊपर होगा कि ये ऑपरेशंस कैसे हो रहा है, तो आप फिजिक्स कैसे सीखेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है फिजिक्स सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि स्टार्ट कहां से किया जाए, वो मैथमेटिकल टूल्स है। कुछ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन हो जाना चाहिए कि ये ऑल थिंग्स आर न्यू टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट टाइम आप सुनेंगे, बहुत सारे टर्मोलॉजी मिलेंगे, टर्म्स मिलेंगे जो आप टर्म्स को फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। इसलिए पहले तो आपको बहुत ही अलर्ट होना है। ठीक है, बहुत सिंसियरिटी के साथ हर एक बात को सुनना है। एंड आप अगर जहां समझ में नहीं आता है ना, तो वीडियो को कुछ आप रिपीट कर करके देखिए एंड देन आपको थोड़ा पूछना स्टार्ट करना है, क्योंकि अब आपको ये लर्न करके इसको आप कैरी नहीं कर सकते हैं। ईच एंड एवरी जो इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज कनेक्टेड विद ईच अदर। दैट्स वाई आपको हर एक चीज को समझ के चलना है और जहां समझने में प्रॉब्लम हो उसको पूछना भी है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेक्टर्स से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, वेक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहले एक टर्म आपके लिए, एक नया टर्म मिला होगा, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होते हैं ये? ऐसे पैरामीटर्स जिनको हम मेजर कर सके, नाप सके, उनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे आप मास को मेजर कर सकते हैं, यस, टाइम मेजर कर सकते हैं, यस, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, फोर्स मेजर कर सकते हैं। ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। करंट को आप मेजर कर सकते हैं, चार्ज को मेजर कर सकते हैं। ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो फिजिक्स में या साइंस में जितने भी सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन लोगों को हम लोग ये टू मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ को हम लोग स्केलर्स कहते हैं, जिनके ऊपर स्केलर्स ऑपरेशंस होते हैं, मतलब उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में इनका रूल फॉलो करेंगे। और कुछ होते हैं वेक्टर्स, जिनका डायरेक्शन को भी हम लोग को ऐड करना सीखना होता है। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन की सारे फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी कैटेगराइज इन टू बेसिक कैटेगरीज, स्केलर एंड देन वेक्टर्स। ठीक है, नाउ व्हाट आर स्केलर्स? आप साथ में डेफिनेशन भी लिखते जाएंगे तो आपके लिए नोट्स भी तैयार होगा, साथ में आप कभी भी इसको रिकॉल भी कर सकेंगे, सबसे बड़ा बात। ठीक है, स्केलर्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। नाउ व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड क्या होता है? मतलब मेजर्ड वैल्यू, उनका कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मास। मास सपोज कीजिए 3 kg है, तो 3 kg क्या है? उसका एक मेजर्ड वैल्यू है। इसी मेजर्ड वैल्यू को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। बार बार हम ये रिपीट करेंगे टर्म को, तो आपके लिए नया नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू को कहते हैं। ठीक है, सिंपल वो न्यूमेरल फॉर्म में होता है। जैसे टाइम पूछे कोई, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 आवर, तो 1, 20, 30, ये सब क्या है? उसका मेजर्ड वैल्यू है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट ए डेफिनिट डायरेक्शन, उनका डायरेक्शन नहीं होता है। तो यहां लिख भी देते हैं हम लोग, क्वांटिटी which has magnitude only. Magnitude only means measured value.
not a definite direction are called scalars. तो स्केलर्स के बारे में थोड़ा सा आपको मिला होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली बट नॉट ए डेफिनिट डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर्स. अब आप थोड़ा सा एग्जांपल में आओ, धीरे धीरे आप इसको यूज करते करते आपको मालूम हो जाएगा ये सब क्या होते हैं. एग्जांपल्स में जैसे आप ले सकते हैं मास, टाइम, डिस्टेंस, प्रेशर, करंट, एटसेट्रा. और भी है, चलिए हम लोग पढ़ते समय इसको मालूम कर लेंगे. इनका जितना भी हम लोग मेंशन किए हैं ना कि मास, टाइम, डिस्टेंस, प्रेशर, करंट, इन सब का जो है डायरेक्शन नहीं होता है. ठीक है, इनका केवल एक मेजर्ड वैल्यू होता है. जैसे कोई पूछे आपसे प्रेशर के बारे में, तो जो भी आप पास्कल, 5 पास्कल, 10 पास्कल, केवल आप उसका मेजर्ड वैल्यू को बता रहे हैं, उनका डायरेक्शन नहीं होता है. ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आते हैं वेक्टर्स के बारे में, जिसको हम लोग को फोकस करना है, पढ़ना है. तो वेक्टर्स क्या होते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज ए वेल डिफाइंड डायरेक्शन. ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनका की मैग्नीट्यूड भी हो और एक डेफिनेट डायरेक्शन भी हो, डिफाइंड डायरेक्शन हो, उनको हम लोग वेक्टर्स कहते हैं. कुछ और भी पॉइंट्स है वेक्टर्स को कैटेगराइज करने के लिए, क्योंकि एक एक्सेप्शनल केस हम आप बताते हैं आपको. करंट जो है आप किस कैटेगरी में अभी आप रखे हो? स्केलर के कैटेगरी में, जबकि आप जानते हो कि करंट का वैल्यू और उसका डायरेक्शन भी होता है. जब भी आप सर्किट 10th क्लास में पढ़े होंगे तो करंट का एक डायरेक्शन दिए होंगे और साथ में उसका वैल्यू को आप लिखे होंगे. तो करंट आपके सामने जो दिख रहा है उसका एक डायरेक्शन भी है और उसका वैल्यू भी है. तो फिर वो स्केलर कैटेगरी में कैसे है? क्योंकि आप पढ़े थे कि इसमें वो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनका की डायरेक्शन नहीं होता है. तो करंट को आप इस कैटेगरी में क्यों रखे हैं? तो करंट आपका इस कैटेगरी में होना चाहिए था, वेक्टर में होना चाहिए था. तो वेक्टर को डिफाइन अगर आप एक्सैक्ट फॉर्म में करेंगे तो इसका दूसरा पॉइंट है, ये फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो ट्रायंगल रूल ऑफ समेशन को फॉलो करते हैं. आपके लिए एक नया टर्म आ गया, व्हाट इज ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर समेशन. वेक्टर्स को जोड़ने का एक मेथड है, बेसिक मेथड है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल रूल. तो करंट जो है, क्योंकि इसका समेशन जो है वो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर समेशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए हम लोग करंट को स्केलर कैटेगरी में रखते हैं. तो जब आप वेक्टर्स को पूरा डिफाइन करेंगे तो ये होना चाहिए था, फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड and a well-defined direction and which are added according to the triangle rule of vector summation. अब ये कंप्लीट हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स. Physical quantities having magnitude and a well-defined directions and which are added according to triangle rule of vector summation. Those physical quantities are called vectors. ठीक है, अभी क्लियर है? ओके. चलिए हम लोग इसका एग्जांपल्स देख लें. वेक्टर का एग्जांपल क्या होना चाहिए? जैसे आपको पता है डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, नाम सुने होंगे इसका, मैग्नेटिक फील्ड, लीनियर मोमेंटम, यहां हम लिख रहे हैं उसको लिख लीजिएगा आप लोग, लीनियर मोमेंटम. ये आपके लिए थोड़ा नया टर्म हो गया. इस तरह से बहुत सारे वेक्टर्स हैं जिनको कि हम लोग जो है कैटेगराइज कर सकते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज ये जितने दिख रहे हैं आपको, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है और उसका वैल्यू भी होता है. जैसे आप छोटा सा चीज समझो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. जैसे हम बोले डिस्टेंस 5 किलोमीटर, लेकिन ये हम आपको मेंशन नहीं किए कि वो 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ है, साउथ है, किधर की तरफ है. ठीक है, लेकिन अगर हम ये मेंशन करते हैं कि डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो हम डायरेक्शन भी साथ में अटैच कर दिए वैल्यू के साथ में. डिस्टेंस हाउ मच? 2 किलोमीटर. ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया. एंड डायरेक्शन क्या मेंशन किए हम लोग? टुवर्ड्स नॉर्थ. ये उसका डायरेक्शन हो गया.
तो ये दोनों एक साथ हम लोग उसको डिस्प्लेसमेंट में काउंट करेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इनका भी डायरेक्शन होता है और वैल्यू तो होना ही है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू कंपल्सरली उनका होना है, उनका मेजरमेंट होता है, उनका वैल्यू होता ही है, मैग्नीट्यूड कंपल्सरली होना है। अगर डायरेक्शन हुआ तो वो वेक्टर्स कहलाएंगे और डायरेक्शन नहीं हुआ तो वो स्केलर कहलाएंगे, ठीक है। जैसे वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। आपको इसको याद नहीं करना एग्जाम्पल को, जैसे जैसे आप फिजिक्स में चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे हम लोग ये फिजिक्स को एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वहां से शुरू करने वाले हैं। इसलिए परेशान नहीं होना है कि पहले आप क्या पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए हैं। हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट तो सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन के बाद में हम यही आपको बताएंगे कि वो स्केलर है कि वेक्टर, सो दैट कि उनका हम लोग फर्दर जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो अच्छे से कैरी कर सके। इसलिए आप इतना ज्यादा यूज करोगे कि आपको मालूम हो जाएगा कि कौन स्केलर है, कौन वेक्टर्स है, ठीक है। फर्दर हम लोग वेक्टर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो देखो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो उनका होगा, यानी कि वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन, उनका समेशन, जब भी हम लोग ये सब करेंगे तो वो पोलर वेक्टर हो या एक्सियल वेक्टर हो, इसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। सारे वेक्टर्स का एक जैसा ऑपरेशन होता है। बट आपको जानना चाहिए कि अगर ये वेक्टर है जैसे वेलोसिटी, ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में है, वो पोलर वेक्टर के कैटेगरी में है या एक्सियल वेक्टर के कैटेगरी में है। ये एक्सियल वेक्टर्स मिलते कैसे हैं, इसके लिए हम लोग इनका दो क्लासिफिकेशंस को देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपका है पोलर वेक्टर्स। ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका कि जो टेल होता है वो लोकलाइज्ड होता है। नाउ एक नया टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, टेल। ये क्या होता है, देखिए किसी भी वेक्टर को जो आप रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो आप एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ठीक है। और इस स्ट्रेट लाइन में एक आपका जो होता है स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसको कि हम लोग वेक्टर का टेल बोलते हैं, और एक आपका जो होता है एरो पॉइंट होता है जिसको हम लोग वेक्टर का हेड बोलते हैं। तो ये जो वेक्टर के लिए हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सीखे, पिक्टोरियल मतलब पिक्चर के फॉर्म में वेक्टर को कैसे ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो जैसे कि हम इस वेक्टर को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वेक्टर के लिए ये क्या हो गया, टेल हो गया, और ये क्या हो गया, हेड हो गया। तो ये जो लाइन का लेंथ होता है ये वेक्टर का मेजर्ड वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। देखो ये बड़ा मेजर्ड वैल्यू वाला वेलोसिटी है, ये देखो छोटा वेलोसिटी है, ये उससे भी छोटा वेलोसिटी है, लेकिन सभी का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ये वेक्टर में जो आप लाइन का जो लेंथ लेते हैं वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताने के लिए, मेजर्ड वैल्यू को बताने के लिए लेते हैं, ठीक है। अब ये लाइन का लेंथ कितना लेना है ये आपका अवेलेबल जो स्पेस है कॉपी के ऊपर उस पर डिपेंड करता है। हम इतना बड़ा लिए हैं इसी मैसेज को देने के लिए कि ये वेलोसिटी v1 है, ये v2 है, ये v3 है, और v1 सबसे बड़ा है। ये मैसेज मेरे पास छोटा पेपर है तो हम कैसे बताएंगे कि ये है हमारा v1, आपको क्या बताना है, v2 उससे छोटा है, ये है हमारा v2, और v3 उससे भी छोटा है। देखिए सेम मैसेज हम दिए हैं, आपके पास बड़ा स्पेस है तो v1 को बड़ा सा बना लो। इसलिए देखो इसमें क्या है, कंपेयर करना होता है कि इसके मैग्नीट्यूड में v2 का मैग्नीट्यूड क्या है, थोड़ा कम, और v3 का मैग्नीट्यूड थोड़ा और कम, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर का जो टेल अगर लोकलाइज्ड यानी फिक्स हो, ठीक है, डिफाइंड हो, तो उसको हम लोग पोलर वेक्टर्स कहते हैं। जब हम आपको वेक्टर का ऑपरेशन सिखाने लगेंगे ना तो थोड़ा सा और डिटेल में इसको हम बताएंगे कि क्या है पोलर वेक्टर्स। अभी तो फिलहाल आपको बोलना ही सीखना है अभी कि व्हाट आर पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स whose tails or starting points are localized or fixed, ये वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ, डिस्प्लेसमेंट, फिर हो गया वेलोसिटी, फिर हो गया फोर्स, एक्सेलरेशन, और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, लीनियर मोमेंटम। कुछ टर्म्स आपके लिए नया होगा, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल
आपको कुछ बुक का हेल्प भी लेना है, कुछ एग्जांपल्स को अभी आपको तो लर्न करना पड़ेगा। लेटर ऑन बाद में आप यूज्ड टू हो जाएंगे, आप तुरंत से बताएंगे। यहाँ सिंबल्स आप कैरी करने लगेंगे कि डिस्प्लेसमेंट है तो उसके लिए सिंबल एक्स यूज करेंगे। एक नया सिंबल आप देख रहे हैं वेक्टर का, तो अभी हम इसमें नहीं जाते हैं, अभी आप थोड़ा सा इसको याद कर लीजिए। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, लीनियर मोमेंटम, ये सब जो है आते हैं किस कैटेगरी में? पोलर वेक्टर्स के कैटेगरी में। और एक्सियल वेक्टर्स जो होते हैं उनका जो टेल होता है ये लोकलाइज्ड नहीं होता है, यानी फिक्स नहीं होता है। एक छोटा एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए एरिया वेक्टर के बारे में आपको हम बताते हैं, ठीक है? एरिया वेक्टर कैसे मिलेगा आपका? जैसे बोर्ड है आपका, इसका मैग्नीट्यूड एरिया का तो आपको पता है कैसे, हाउ टू फाइंड आउट? ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ। तो एरिया कितना हो गया इस बोर्ड का? तो मेजर्ड वैल्यू, एरिया इज ए फिजिकल क्वांटिटी, उसका मेजर्ड वैल्यू हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वो तो आप निकाल लिए ना। उसका एक डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन आप कैसे डिफाइन करते हैं? आप इस बोर्ड यानी उस थ्रू आउट एरिया में कहीं भी आप एक नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करते हैं। देखिए एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, जैसे जो लाइन क्या हो, इसके ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ये जो वेक्टर आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? एरिया वेक्टर है। अब देखिए वेक्टर का जो टेल है, इसको आप यहां से भी लोकेट कर सकते हैं, यहां से भी लोकेट करके दिखा सकते हैं। आप कहीं भी इसके ऊपर, थ्रू आउट एरिया के ऊपर कहीं भी नॉर्मल अगर ड्रॉ करते हैं तो ये इसका एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसका टेल क्या है? फिक्स्ड नहीं है, आप इसको कहीं से भी लोकेट करके दिखा सकते हैं। एक परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करना है पूरे बोर्ड पे, कहीं भी आप कर सकते हैं, यहां यहां यहां। तो इस वेक्टर का जो टेल है ये क्या है? फिक्स्ड पोजीशन पे नहीं है, वो लोकलाइज्ड नहीं है। इसको हम लोग एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं। एक लाइन बस और बता दे, एक्सियल वेक्टर्स मिलते कैसे हैं? एक्सियल वेक्टर्स आपके पोलर वेक्टर के ही क्रॉस प्रोडक्ट से मिलते हैं। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्या है, ये हम अभी आपको धीरे धीरे सिखाएंगे। तो एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स, these vectors are also called rotational vectors। ज्यादातर ये वेक्टर्स कहां मिलेंगे आपको? रोटेशनल मैकेनिक्स से मिलेंगे। जब हम लोग आपको एंगुलर मोमेंटम सिखाएंगे, एंगुलर वेलोसिटी सिखाएंगे, इस तरह की चीज को जब हम आपको बताना शुरू करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, ये सब चीज को जब हम बताना शुरू करेंगे, ऑल दीज आर एक्सियल वेक्टर्स। ये रोटेशनल वेक्टर्स है। जब कोई भी रोटेटिंग बॉडी को एक्सप्लेन करेंगे ना, उस केसेस में ये सब आपको मिलेंगे। एरिया वेक्टर्स, ये सब जो है क्या है? रोटेशनल वेक्टर्स हैं। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये सब क्या है? एक्सियल वेक्टर्स हैं, जो कि पोलर वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से ही मिलते हैं, ठीक है? वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जो होता है, मतलब कि वेक्टर को कैसे कॉपी में, पेज में, देखो हम लोग को जो भी नॉलेज होता है ना, उसको ऑन पेपर हम लोग को शो करना होता है। किसी चीज को बोलने का हम लोग के पास देखो एक लैंग्वेज है ना, उस लैंग्वेज को आप समझने लगे हैं, इसलिए मेरा बात जो हम बोल रहे हैं आप आसानी से समझ रहे हो। इसी तरह साइंस का भी अपना एक लैंग्वेज होता है, ठीक है? आपको जैसे किसी को किसी चीज को समझाना है कि एक फोर्स है जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक फोर्स है इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट को किधर जाना चाहिए, ठीक है? तो इसको जब आप पेपर पे जब आप किसी को समझाते हो तो आपको इस तरह का लैंग्वेज का जरूरत पड़ता है, मैथमेटिकल लैंग्वेज का। तो वेक्टर्स को पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, ठीक है? तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अभी हम बता रहे हैं। एक होता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि उसको मैथमेटिकल फॉर्म में वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट करके दिखाना। लेकिन ये क्या है? पिक्चर के फॉर्म में उसको दिखाना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। आपको बोले थे ना कि सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, कितना बड़ा या छोटा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? जैसे हम एक लाइन को ड्रॉ कर दिए, ठीक है? ये लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभी आप सीखे थे, इस चीज को हम लोग बोलते हैं टेल। और ये जो है आपका, जिस जहां एरो लगा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेड। तो टेल स्टार्टिंग पॉइंट होता है वेक्टर का, और हेड जो होता है वो आपका डायरेक्शन बताने के लिए वहां पे एक एरो लगा हुआ रहता है। तो आपका ये वेक्टर हम ए से बी की तरफ दिखा रहे हैं, ए टू बी, इसलिए वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल का हम लोग यूज करते हैं। जैसे सिंबल यूज किया ना ए, आप यहां पे सिंबल यूज कर सकते थे सी, आप सिंबल यूज कर सकते थे एक्स। तो इसके ऊपर ये क्या लिखा हुआ है? ये वेक्टर का सिंबल है। अगर आपका कोई वेलोसिटी सपोज कीजिए इस डायरेक्शन में भी है ना, तो ये वेलोसिटी को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, वो डायरेक्शन दिखाएंगे वेक्टर को, और सिंबल कैसे लिखेंगे? वी, वी के ऊपर एक ऐसा सिंबल देंगे, इसका मतलब है कि आपका ये जो क्वांटिटी वी है वो वेक्टर है। जैसे आपको लिखना है कि वेक्टर ए, तो कॉपी में ऐसे लिखेंगे आप वेक्टर ए,
इसका डायरेक्शन किधर है, ये इधर भी हो सकता है डायरेक्शन, इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, बट लिखते समय आप ऐसे लिखेंगे। कोई वेक्टर मान लीजिए ऐसे है, ये वेक्टर डी है आपका, सपोज कीजिए एबीसीडी कोई फिजिकल क्वांटिटी ही होगा, जैसे एक्सेलरेशन होगा, फोर्स होगा, वेलोसिटी होगा। तो मान लीजिए कि अभी आपका ये वेक्टर डी है, तो डी आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इसको देख करके कोई भी बता देंगे कि डी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका कि हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपको पता चला कि वेक्टर ए, जैसे मान लो ए से बी आपको ये वेक्टर को लिखना है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में वेक्टर ए इज इक्वल टू, क्योंकि ये वेक्टर ए से बी की तरफ है, इसको आप ए बी लिखे हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका जो मास है सपोज कीजिए m है, और इस ऑब्जेक्ट पे आपका फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए एक फोर्स हम इसका अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, एक फोर्स मान लीजिए इसका हम टुवर्ड्स राइट लगा रहे हैं। अगर ये फोर्स आपका सपोज कीजिए F2 फोर्स है, जो कि 10 न्यूटन का है, ये फोर्स मान लीजिए आपका सपोज कीजिए F1 है, जो कि आपका 2 न्यूटन का है। तो इनको रिप्रेजेंट देखिए कैसे किए हैं। F2 के ऊपर एक वेक्टर का साइन दिए हैं, F1 के ऊपर वेक्टर का साइन दिए हैं। देखिए F2 जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो आपको मतलब इस तरह से नहीं लिखना है। आपको ये F2 वेक्टर लिखने के लिए आपको जो सिंबल जो लेना है वो ऐसे ही लेना है, और बाकी के लिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज किए हैं, एक वेक्टर। ये क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और ये क्या है, उसका पिक्चर रिप्रेजेंटेशन। तो आपका F2 फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, F1 फोर्स टुवर्ड्स राइट है। तो बताओ, खुद से सोचो कि अगर इस ऑब्जेक्ट पे इस तरह का दो फोर्स लगेगा तो इसको कहां जाना चाहिए, समवेयर इसके बीच में जाना चाहिए। इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर ऑपरेशन से, इसको सीखेंगे हाउ टू ऐड F1 एंड F2, इन दोनों को जोड़ते कैसे हैं वेक्टर्स को। तो फिलहाल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्लियर है। एक एग्जांपल और लीजिए आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए। जैसे मान लीजिए कि एक आपका वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो पॉइंट x से y की तरफ जा रहा है, और सपोज ये वेक्टर आपका b है। तो b को आप कैसे लिखेंगे, b इज ए वेक्टर, इसलिए आप b के ऊपर क्या वेक्टर का साइन दिए, और ये x से y की तरफ है, तो ये xy वेक्टर भी है। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वहां पे ये सब जो a b c d है ना, जो हम लोग एग्जांपल्स ले रहे हैं, श्योर है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा, फोर्स होगा, या तो एक्सेलरेशन हो सकता है, या वेलोसिटी हो सकता है। जो वेक्टर का जो हम लोग समेशन सीखेंगे, ऑपरेशन सीखेंगे किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए, वो सारे वेक्टर्स पे एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग फोर्स जोड़ना सीख गए तो वेलोसिटी जोड़ने में अलग रूल्स होंगे। जब हम लोग फोर्स जोड़ना सीख गए तो वेलोसिटी जोड़ने के भी सेम रूल्स होंगे। वेक्टर्स अगर हैं तो वेक्टर्स ऑपरेशन सारे वेक्टर्स के लिए सेम होगा, ठीक है। देखिए अभी हम लोग जो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कैटेगराइज किए थे ना, जैसे पोलर वेक्टर्स होते हैं, एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, उनके अलावा जो है ये कैटेगरीज हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में। व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स, व्हाट आर नेगेटिव वेक्टर्स, व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर्स, बहुत सारे टाइप्स कैटेगरीज है, ठीक है। सबसे अच्छा फिजिक्स का बात है ना कि जो टर्मोलॉजीज होते हैं ना वो इतने क्लियर होते हैं कि आप टर्म्स को सुनते ही आप समझ जाएंगे कि उसका मतलब क्या होना चाहिए। जैसे को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल एक साथ स्टार्ट होने वाले, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको मिला को प्लेनर, तो को मतलब साथ साथ एक ही सेम प्लेन पे रहने वाले वेक्टर्स। तो उसी तरह से देखिए हम थोड़ा सा आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके पास एक वेक्टर है ए, ये ABCD, ए क्या हो सकता है, फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, और एक आपके पास एक और वेक्टर है, सपोज कीजिए वो वेक्टर है B। और देख रहे होंगे आप कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आप क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स हैं, मतलब एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले वेक्टर्स हैं। इन दोनों का टेल क्या है, एक ही जगह पे है। तो इनके बीच का जो आप एंगल देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल थीटा। इज व्हाट, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल हुआ। आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल है, फिर क्या इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए अभी हमको बताएंगे आप। अगर ये वेक्टर सपोज कीजिए ए है आपका, ठीक है, और एक वेक्टर ये है आपका, सपोज कीजिए वेक्टर बी। इन दोनों के बीच का एंगल आपको हम दे दिए कि वो 30 डिग्री है।
बताइए यहां पे जो थीटा है बिटवीन ए एंड बी वो कितना है बताइए। आप कभी भी आप इन दोनों को बीच का एंगल ऑफ थीटा 30 डिग्री नहीं लेंगे। क्या आपको बताया गया है डेफिनेशन में एंगल के लिए कि दोनों वेक्टर्स का टेल क्या होना चाहिए, एक ही जगह पे होना चाहिए, को इनिशियल एक साथ स्टार्ट होने वाले वेक्टर्स होने चाहिए। इसका देखिए क्या है, एक वेक्टर का वहां पे टेल है तो दूसरे का वहां क्या है, हेड है। टेल और हेड एक जगह पे है, ठीक है, तो ये इनके बीच का एंगल नहीं है। तो आप कैसे निकालेंगे, किसी एक वेक्टर को आगे की तरफ प्रोसीड कर लीजिए। जैसे देखिए अगर हम इसको बी वेक्टर को थोड़ा आगे की तरफ उसी डायरेक्शन में हम देखिए प्रोसीड कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में देखिए हम प्रोसीड किए हैं, डायरेक्शन चेंज मत होने दीजिएगा, ठीक है। तो इस वेक्टर को अगर हम ऐसे प्रोसीड कर ले, अब ध्यान से देखो ये जो बी वेक्टर है ए वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। इस वेक्टर ए का टेल यहां और इस वेक्टर बी का टेल यहां, दोनों का टेल जब एक जगह हो गया तो इन दोनों के बीच का एंगल जो दिख रहा है ना आप, इतना बड़ा एंगल, ये एंगल आपका जो है वो थीटा है। अब ये पूरा एंगल आपका कितना था, 180। तो 180 में से अगर आप 30 डिग्री माइनस कर देते हैं तो वो एंगल आपको कितना दिखाई दे रहा है, 150 डिग्री। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल यहां कितना है, 150। अब थोड़ा सा ट्राई कीजिए, कुछ फिगर्स हम बना रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे हम बोले आपका एक वेक्टर है ए और एक और वेक्टर है आपका बी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि बोथ वेक्टर्स आर व्हाट, पैरेलल। इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना दिख रहा है आपको, 0 डिग्री दिख रहा है। यहां पे देखिए आपका इस वेक्टर ए और सेम इसी के ऊपर आपका एक वेक्टर है, सपोज कीजिए दिस वेक्टर इज वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, सेम आपका 0 डिग्री। कभी कभी आपको लग रहा होगा इन दोनों का टेल तो एक जगह था नहीं, तो आप इसका एंगल को कैसे मेजर किए, तो इसको हम लोग बाकी आगे चल करके एक्सप्लेन करेंगे, पैरेलल वेक्टर्स के अंदर इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये भी और ये भी दोनों के बीच में, वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। अब सपोज कीजिए अगर हम बोले कि एक वेक्टर ये है आपका ए और सपोज कीजिए एक वेक्टर ये है आपका बी, ठीक है। अच्छा ये फिगर देख करके समझ में आ गया होगा कि वेक्टर ए के लिए हम बड़ा लाइन यूज किए हैं, वेक्टर बी के लिए छोटा लाइन यूज किए हैं, तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि वैल्यू जो है वो वेक्टर बी के वैल्यू से बड़ा है, इतना तो पता चल जा रहा होगा। अब इनके बीच का एंगल देखिए, दोनों वेक्टर का टेल एक जगह है ना, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो दिखाई दे रहा होगा कि यहां थीटा इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है। अब आपको वेक्टर्स के बीच का एंगल का तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेटर ऑन बाद में हम लोग देखेंगे, इसका बहुत ज्यादा यूज आगे में है। अभी फिलहाल टू वेक्टर्स के बीच का एंगल देखना है आपको, तो दोनों वेक्टर्स का जो टेल होना चाहिए वो एक जगह होना चाहिए, उनको को इनिशियल बनाइए, ठीक है। मतलब टेल एक जगह, दोनों का हेड यहां से निकलते हुए दिखना चाहिए, तो ये इन दोनों के बीच का एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब आइए पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, आप पैरेलल लाइंस जानते हैं ना, सेम उसी तरह से है पैरेलल लाइंस में। पैरेलल लाइंस में अब बस यहां 2 कैटेगरीज आ गए हैं, ठीक है। अब आपका इसमें है कि व्हाट आर पैरेलल वेक्टर्स। वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे आर ऑन सेम प्लेन, वो एक ही प्लेन पे होने चाहिए, एंड एंगल बिटवीन देम शुड बी 0 डिग्री। पहला बोले हम क्या होना चाहिए कि वो फर्स्ट पॉइंट की वो दोनों वेक्टर्स आपके सेम प्लेन पे होने चाहिए। दूसरे लाइन के बारे में हम आपको क्या बोले हैं, एंगल बिटवीन देम शुड बी 0 डिग्री। तो ये हो गया आपके पैरेलल वेक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक वेक्टर है ए वेक्टर हो गया वेक्टर ए, और एक और वेक्टर है सपोज कीजिए इसी के डायरेक्शन में दिस वेक्टर इज वेक्टर बी, देन यू कैन से ए वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर बी, ठीक है। इसमें हम आपको ये भी बताए थे कि आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे हम बोले कि अगर ये वेक्टर ए है आपका सपोज कीजिए, और ये वेक्टर अलग से आपका बी है, इनको हम पैरेलल बोलेंगे कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ए आपका प्लेन ऑफ बोर्ड पे है, बी वेक्टर भी आपका प्लेन ऑफ बोर्ड पे है, और दोनों के बीच का जो एंगल है आपका वो 0 डिग्री है, तो ए वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ये दोनों आपके पैरेलल वेक्टर्स हैं ना। उसी तरह से व्हाट आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, बस एक चीज चेंज करना है, सेम प्लेन पे तो होने चाहिए वो एंटी पैरेलल्स में। तो फर्स्ट
कि वो सेम प्लेन पे होंगे, और सेकेंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि उनके बीच का जो एंगल होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो दो वेक्टर्स को हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। जैसे देखिए ये वेक्टर जो है ना, वेक्टर ए है सपोज कीजिए आपके पास, ठीक है, और सेकेंड वेक्टर, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और सेकेंड वेक्टर सपोज कीजिए ये है आपका वेक्टर बी। दोनों आपका इस प्लेन ऑफ बोर्ड पे है, सेम प्लेन पे है, ए भी प्लेन ऑफ बोर्ड पे है, बी भी। देखिए प्लेन से अलग हटके ना इसको बोलेंगे। देखिए ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम प्लेन पे नहीं है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर ये सेम प्लेन पे है, यस। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। इसको हम बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोले कि एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, आप जानते हैं ग्रेविटी के चलते जो फोर्स लगता है वो नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। मान लो ये एक फोर्स है F1, ये एक वेक्टर हो गया। एक फोर्स मान लो इसमें ऊपर की तरफ अगर लग रहा होगा F2, तो हम बोल सकते हैं कि आपका F1 वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू F2 वेक्टर। आप बोल सकते हैं यहां ये दोनों वेक्टर्स क्या है, एंटी पैरेलल है। उसी तरह से अगर हम पैरेलल वेक्टर्स के बारे में बोले कि सर एक ऑब्जेक्ट है, इस तरफ एक फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, सर इस तरफ एक और फोर्स लग रहा है, सपोज कीजिए आपका F2, वो कितना है, वो आपका सपोज कीजिए 6 न्यूटन का है। तो आप बोल सकते हैं ये जो फोर्स है F1 एंड ये जो फोर्स है F2 दे आर पैरेलल। F1 वेक्टर इज पैरेलल टू व्हाट, F2 वेक्टर्स, ठीक है। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटा सा हम सिचुएशन आपको दे रहे हैं, आप बस बताना कि इसमें से कौन कौन सा वेक्टर पैरेलल है और कौन कौन सा एंटी पैरेलल है, ठीक है। चलो इसमें आप बताओ कि इतने सारे वेक्टर्स हम रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है, कौन कौन से पैरेलल हैं, कौन कौन से एंटी पैरेलल हैं, आराम से देख करके बता सकते हो। देखो सी और बी के बारे में बताओ, तो बी एंड सी जो है उनका टेल यहां पे है और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। बी एंड सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो ये हो गया बी इज पैरेलल टू वेक्टर सी, ठीक है। वो आपके वेक्टर जो बी है और वेक्टर जो सी है, क्योंकि उन दोनों के बीच का जो एंगल है 0 डिग्री है, इसलिए वो पैरेलल है, वो सेम डायरेक्शन में है, तो पैरेलल हो गया। जैसे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। अब आइए आप सी वेक्टर एंड एक्स वेक्टर के बारे में बताइए। दे आर एंटी पैरेलल, क्योंकि सी वेक्टर का डायरेक्शन जो है ऐसा है, उनका टेल यहां पे है, और एक्स वेक्टर का डायरेक्शन यहां है, और इनके बीच का जो एंगल आप देख रहे होंगे वो 180 डिग्री है। तो इनको हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो आपका सी वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू एक्स। आप ये भी बोल सकते हैं बी वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू एक्स। आपका बी वेक्टर एक्स वेक्टर का एंटी पैरेलल है, सी वेक्टर एक्स वेक्टर का एंटी पैरेलल है। नाउ टेल मी व्हाट इज एंगल बिटवीन एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर। आपको इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दिखाई दे रहा है, दोनों वेक्टर्स का टेल एक जगह पे है, दोनों वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही जगह पे है, तो आपको इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल दिखाई दे रहा होगा, ये 90 डिग्री है। तो आप बोलेंगे एक्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वाई वेक्टर, यही बोलेंगे। उसी तरह से बोलेंगे बी और वाई के बारे में, तो बी वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वाई वेक्टर। सी भी तो वाई का परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वाई वेक्टर। तो फिलहाल हमारा दो काम था, पैरेलल वेक्टर एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स को समझना, जिसमें एक छोटा सा पॉइंट है थीटा एंगल का 0 डिग्री होना एंड 180 डिग्री होना, ठीक है। चलो हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं, इक्वल वेक्टर्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स नाम से ही पता चल रहा है कि इक्वल होना चाहिए। तो वेक्टर्स इक्वल कब होता है, क्योंकि वेक्टर्स के साथ याद रखिएगा डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर्स के लिए फर्स्ट लाइन है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ
फर्स्ट कंडीशन आपको याद रखना है कि जो दो वेक्टर्स होने चाहिए, वेक्टर ए एंड अगर वेक्टर बी है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि मेजर्ड वैल्यू मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी। एक नया चीज आपको मिला। ये मॉड का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप वेक्टर ए लिखते हैं ना इस तरह से, तो ऐसा लिखने से कोई भी समझेगा कि आप उसका मैग्नीट्यूड यानी मेजर्ड वैल्यू ए और उसका डायरेक्शन दोनों का बात आप कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। लेकिन अगर आप केवल ए का मेजर्ड वैल्यू का बात कर रहे हैं, जैसे कि बोले कि 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो केवल आप अगर 5 किलोमीटर पर आवर का बात कर रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं मेजर्ड वैल्यू का, तो उसको ऐसे लिखा जाता है मॉड ऑफ वेक्टर ए। इसको पढ़ते कैसे हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग मॉड ऑफ वेक्टर ए, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग समटाइम्स ऐसे भी लिखते हैं, वेक्टर का साइन नहीं देते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग केवल इसका मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। जैसे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, फोर्स को ऐसे लिखना और फोर्स को ऐसे लिखने में क्या डिफरेंस है। ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम यहां पे वैल्यू और डायरेक्शन दोनों को मेंशन करने जा रहे हैं, और अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो हम यहां पे उसका केवल वैल्यू को मेंशन करने वाले हैं, मैग्नीट्यूड को बताने वाले हैं, डायरेक्शन यहां पे एक्सप्लेन हम नहीं करने वाले हैं। फोर्स वेक्टर है लेकिन केवल मैग्नीट्यूड का बात अगर आप करने वाले हैं तो उसको ऐसे लिखिए मॉड ऑफ एफ, या डायरेक्ट आप लिखिए एफ इज इक्वल टू 5 न्यूटन। लेकिन अगर आप फोर्स को उसके डायरेक्शन के साथ में बताने वाले हैं तो फोर्स के ऊपर एक वेक्टर का साइन दीजिए, इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताने के लिए आप उसको कुछ लिखिए। तो पता चल गया कि ये लाइन का मीनिंग क्या है, कैसे पढ़ते हैं। इसका मतलब हो गया कि अगर आपके पास टू वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड बी सपोज कीजिए है, सपोज आपके पास एक वेक्टर है वेक्टर ए, ठीक है, और एक और वेक्टर आपके पास है वेक्टर बी। देखिए ये दो वेक्टर्स आपके पास हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये सपोज कीजिए वेक्टर बी है। देन आप ध्यान से देखो, इस लाइन का जो हम लोग जो लेंथ को लिए हैं, इसका भी लेंथ हम सेम दिखाए हैं, यानी कि इसका लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दोनों क्या है, सेम है। दूसरा, ये नहीं सोचना है आपको कि वो एक साथ ही स्टार्ट होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये वेक्टर आपका और आपका ये वेक्टर्स दोनों का मैग्नीट्यूड क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। और सेकंड थिंग आपको ये देखना है, इन सेम डायरेक्शन। अगर आपका कोई भी दो वेक्टर के साथ ये दोनों सिचुएशन है कि उनका जो है मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, मेजर्ड वैल्यू सेम हो और उनका डायरेक्शन भी सेम हो, देन ओनली यू कैन से वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। इस दोनों लाइन में डिफरेंस समझ रहे हैं। ये लाइन बोल रहा है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, मेजर्ड वैल्यू, वो वेक्टर बी के मेजर्ड वैल्यू के बराबर है। और ये लाइन बोल रहा है कि केवल मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का इक्वल है। वेक्टर ए is said to be equal to vector b if first condition their magnitude should be same and the two vectors should be in same direction। क्लियर हो गया। एक छोटा एग्जांपल देखिए, जैसे आपको बोले कि F1 फोर्स आपका 5 न्यूटन है, सपोज कीजिए इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन, ये आपका F1 है, और F2 जो फोर्स है वो आपका जो है वो भी 5 न्यूटन है, सपोज कीजिए इन सेम डायरेक्शन, सपोज कीजिए उसी डायरेक्शन में। तो आप बोल सकते हैं कि F1 वेक्टर का जो वैल्यू है F2 वेक्टर का इक्वल है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो वेक्टर्स जो हुए वो इक्वल हुए। ठीक है, इक्वल वेक्टर समझ में आ गए, ये दोनों पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। टू वेक्टर्स जैसे ऐसे रिप्रेजेंटेड अगर हो कि सर एक वेक्टर ये है A और सपोज कीजिए एक वेक्टर ये है आपके पास B, आप यहां से देख सकते हैं देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम। इस लाइन का लेंथ देखिए, इसका लेंथ देखिए, तो आप क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, करेक्ट। बट आप यहां पे बोलेंगे कि वेक्टर A इज नॉट इक्वल टू वेक्टर B। वाई? कि केवल मैग्नीट्यूड सेम हुआ है, दूसरा पॉइंट था कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए और यहां डायरेक्शंस क्या है, डिफरेंट है, इसलिए वेक्टर A इज नॉट इक्वल टू वेक्टर B, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। अब एक एग्जांपल सपोज लेते हैं
कि वेक्टर ए है ये आपका, और सपोज कीजिए ये है वेक्टर बी। यहां क्या देख रहे हैं कि यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इनका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है और डायरेक्शन भी अलग अलग है। तो क्लियर है कि यहां पे भी आपका ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो यहां पे ये दो वेक्टर्स आर अनइक्वल। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज मोर देन ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये सब अनइक्वल वेक्टर्स हैं। तो टू वेक्टर्स को आप इक्वल कब बोलेंगे? क्लियर हो गया कि जब उनका फर्स्ट कंडीशन की मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन क्या हो, उनका जो डायरेक्शन हो वो भी आपका सेम होना चाहिए। तो हम उन दोनों वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स हम लोग उनको बोलेंगे। क्लियर हो गया ये इक्वल वेक्टर्स। चलिए अब नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन में आते हैं। नेगेटिव वेक्टर्स किसको बोलते हैं? ठीक है, नेगेटिव वेक्टर। जैसे मान लो आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों रिप्रेजेंट हो चुका है। आपके पास एक दूसरा वेक्टर है, सपोज कीजिए वेक्टर बी। ठीक है, आप इसको इक्वल बोलेंगे कि नहीं पहले बताइए? तो बोलेंगे नहीं बोलेंगे। रीजन क्या है? देखिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, वो तो क्लियर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है। लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होने के चलते आप इसको ऐसा लिख नहीं सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी। ये गलत हो जाएगा। a इज नॉट इक्वल टू b। हाँ, ऑल्दो मैग्नीट्यूड्स आर सेम। तो व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर? आप किसी भी एक वेक्टर को, जैसे मान लो ये वेक्टर है आपके पास, किसी भी एक वेक्टर को अगर अपने पोजीशन से 180 डिग्री से रोटेट करते हो, किसी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ, अपने पोजीशन से 180 डिग्री अगर रोटेट करते हो, तो ये जो नया वेक्टर आपके पास बना, इसी को बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर कैन बी फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग एनी वेक्टर थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री फ्रॉम इट्स पोजीशन। क्लियर हो गया? जैसे कि अगर आपसे बोले कि इफ दिस वेक्टर इज वेक्टर ए, अगर मान लीजिए ये वेक्टर ए है आपका पास, तो बताओ माइनस ए वेक्टर कहां पे होगा? तो आप इस वेक्टर को अगर आप रोटेट करते हैं कितने डिग्री से? 180 डिग्री से। तो रोटेशन के बाद क्या आना चाहिए? आप यहां पे भी उसको लोकेट करके दिखा सकते हैं। यही ना आ रहा है? तो अगर आप किसी एक वेक्टर को अपने पोजीशन से 180 डिग्री से रोटेट कर देते हैं, तो नीचे वाला वेक्टर जो आप देख रहे हैं, दिस वन इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। जैसे मान लीजिए आपके पास ये वेक्टर है, वेक्टर सी। तो बताओ कि माइनस सी कहां पे है? तो आप इस वेक्टर को अपने पोजीशन से 180 डिग्री से रोटेट कर दीजिए, तो आपका ये जो वेक्टर बना, दिस वेक्टर इज माइनस सी। ठीक है, तो जैसे आपसे बोले ए और बी में इसको इक्वेट करके आपको लिखना है, तो आप क्या कीजिए ना, बी को रोटेट कीजिए और नेगेटिव वेक्टर को फॉर्म कीजिए। देखिए कैसे, बी को जब अपने पोजीशन से 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये बी वेक्टर ऐसा हो जाएगा, यही है ना? तो ये दोनों क्या है सर? दिस वेक्टर, न्यू वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर, क्योंकि आप इसी को 180 डिग्री से रोटेट किए हैं। आप ध्यान से अब ए और बी को देखिए तो देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम एंड डायरेक्शन इज ऑल्सो सेम। तो आप क्या बोल सकते हैं? अब आप बोल सकते हैं कि वेक्टर ए जो है वो बी का इक्वल नहीं, माइनस बी वेक्टर का जो है वो इक्वल है। अब आप नेगेटिव वेक्टर समझ गए क्या है? सिंपल सा है, कहीं भी बोले ना कि वेयर इज माइनस सी वेक्टर, तो आप सी वेक्टर को देखो कहां पे है, उसको अपने पोजीशन से 180 डिग्री से रोटेट कर दो, तो वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ सी वेक्टर। हाउ नेगेटिव वेक्टर्स कैन बी फॉर्म? तो आपको मिला ना उसका पॉइंट। इफ एनी वेक्टर is rotated through an angle of 180 degree from its position, then negative vector is formed. सिंपल सा है, इफ एनी वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन, द नेगेटिव वेक्टर, इट्स करस्पॉन्डिंग नेगेटिव वेक्टर कैन बी फॉर्म्ड। जैसे आपको माइनस ए लिखना है, तो अब किसी को पता हो गया कि माइनस ए किधर होना चाहिए?
सर दिस वन इज -a। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? बिल्कुल सेम। जैसे देखिए इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, बस हम केवल इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दिए हैं। अब रोटेशन ऐसे करो या इधर से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आप बताओ इस वेक्टर का जो वेक्टर x है, -x कहां है? तो आप बोलेंगे सर ये है आपका -x। ऐसा मिस्टेक नहीं करना है कि अगर ये वेक्टर सपोज a है तो आप इस वेक्टर को -a नहीं बोल सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड देखिए अलग अलग हो गया ना। आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, केवल उसका डायरेक्शन एंटी पैरेलल करना है, मतलब 180 डिग्री से आपको रोटेट करना है। क्लियर हो गया? अब आप समझ गए कि नेगेटिव वेक्टर्स क्या हैं आपके। a एंड b आर नेगेटिव वेक्टर्स। कैसे? a इज इक्वल टू b नहीं है, a इज इक्वल टू -b। नेगेटिव वेक्टर्स आपका क्लियर हो गया ना। जैसे आप बोले कि a इज इक्वल टू -b, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप b को केवल रोटेट कीजिए, आप a को भी तो रोटेट कर सकते थे ना। जैसे b को ऐसे ही छोड़ दीजिए, अगर आप a को रोटेट करते हैं तो आपका ये जो वेक्टर फॉर्म हुआ ऐसे, ये क्या है? a का नेगेटिव वेक्टर हो गया। इसको आप लिख सकते हैं ना -a, क्योंकि a जब ऐसे है तो उसको 180 डिग्री से रोटेट करने के बाद सेम मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर बना उसको आप क्या बोलेंगे? -a। आप ध्यान से देखिए, इस -a को देखिए और b को देखिए, तो आप बोल सकते हैं कि माइनस ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b। क्यों? ये दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि इस वेक्टर का जहां भी है, देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड है इसका, वो b के मैग्नीट्यूड का बराबर है, ठीक है। एंड ये इक्वल टू क्यों है? क्योंकि इसका डायरेक्शन और b का डायरेक्शन देखिए सेम है, तो आपका ये वेक्टर जो है इस वेक्टर का इक्वल है। और अगर आपको इस चीज को बोलना है तो आप b को जब रोटेट करेंगे तो क्या होगा? ये इस तरह से होना चाहिए। देखिए ये जो वेक्टर है वो -b है। क्यों? क्योंकि b का डायरेक्शन इधर था, आप उसको रोटेट करके ऐसा कर दिए 180 से, तो b, तो ये हो गया -b। तो देखिए -b किसका इक्वल है? सर वो वेक्टर a का इक्वल है आपका। देख रहे हैं ना, -b वेक्टर a का इक्वल है, क्योंकि डायरेक्शन सेम एंड मैग्नीट्यूड सेम। तब नेगेटिव वेक्टर्स का कंसेप्ट क्लियर है। किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर फॉर्म करना है तो उसको अपने जगह से 180 डिग्री से रोटेट कर दीजिए। तो क्या है सर? इसका मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या है दोनों का? एक दूसरे से 180 डिग्री पे है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है ना, ये थर्ड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में ही वेक्टर को एक्सप्रेस करना सीखेंगे मैथमेटिकली, ठीक है। अभी तक हम लोग वेक्टर को एक लाइन ड्रॉ करके, एरो दिखा करके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में है। मैथमेटिकली वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो टर्मिनोलॉजी है इसमें, जो यूनिट वेक्टर फैक्टर है, इसको देखना है हम लोग को। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? नाम में देखो यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यानी मेजर्ड वैल्यू कितना हो? 1 हो। यूनिट मतलब क्या होता है? 1 होता है। अब जैसे 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है। 1 केवल वैल्यू है, यूनिट कुछ भी हो आपका, कितना छोटा बड़ा नहीं, ठीक है। जैसे आप बोलेंगे कि व्हाट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर? वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, 1 मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। जैसे सेम डायरेक्शन के बारे में देखिए, सपोज आपके पास एक वेक्टर है एंड दिस वेक्टर इज वेक्टर a, ऐसे आप लिख दिए। वेक्टर a का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और यहां आप क्या दिखा रहे हैं कि इसका ये टेल है, इसका ये हेड है, वेक्टर a का ये इतना बड़ा मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? मॉड ऑफ वेक्टर a, या फिर सिंपल फॉर्म में a, ऐसे हम लोग मैग्नीट्यूड लिखते हैं। और ऐसे रिप्रेजेंट किया है तो हम यहाँ पे डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई कर रहे हैं, यानी कि वेक्टर a ऐसे पढ़ते हैं। और इसका पिक्चर यहां बना है कि उसका डायरेक्शन इतना है, इधर की तरफ है, और ये मैग्नीट्यूड है। तो ए वेक्टर का करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो जैसे एक एग्जांपल ले, फोर्स है, मान लीजिए ये ए जो है फोर्स है, और ये इतना बड़ा जो लाइन है आपका, वो अगर 10 न्यूटन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है सपोज कीजिए, तो यूनिट वेक्टर इसी वेक्टर का एक करस्पॉन्डिंग वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1 यूनिट, यानी कि 1 न्यूटन। तो कैसे रिप्रेजेंट होगा? तो डायरेक्शन इसी की तरफ होगा। बस यहां से आप एक अंदाज से एक ऐसा वेक्टर बनाइए और बोलिए ये जो वेक्टर है इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, ठीक है।
यूनिट वेक्टर के लिए देखिए एक सिंबल चेंज हो जाता है। जैसे आप किसी का यूनिट वेक्टर लिखेंगे ना, तो उसका जो सिंबल होता है यूनिट वेक्टर का, सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर, कैप, कैप टोपी, कैप। जैसे आपसे अगर बोले कि व्हाट डू मीन बाय ए कैप, तो इसको देख करके तुरंत समझ जाना है कि ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर। ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर है। एंड व्हाट इज वेक्टर ए? सर ये कोई भी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए है। ये कोई भी वेक्टर है। और ये क्या है, ये भी एक वेक्टर है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड प्री डिफाइंड है पहले से। इसका मैग्नीट्यूड के बारे में अभी आपको नहीं पता, केवल आप बोल सकते हैं सिंबॉलिकली कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए है। लेकिन कितना है ए का वैल्यू, ए क्या है, नहीं पता चल रहा है। यहां आप ए कैप लिखा हुआ देखिए, ए कैप कैसे पढ़ते हैं इसको, ए कैप ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, और लिखते ऐसे हैं। तो ए कैप क्या है, अगेन इट इज अ वेक्टर। ए कैप एक वेक्टर है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये कैप सिंबल से समझ जाना है 1 यूनिट। तो अगर ए वेक्टर ऐसे है तो ए कैप वेक्टर कहां पे होगा, तो आप इसी की तरफ जो है अंदाज से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे छोटा सा, और लिखेंगे दिस इज करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर। इसलिए अब देखिए इस डेफिनेशन को क्लियर हो जाएगा। यूनिट वेक्टर क्या है, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। सपोज इसको हम क्या कंसिडर कर लिए, 1 यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। जो वेक्टर आपका दिया हुआ है डायरेक्शन उसी की तरफ होगा। यानी एक लाइन में आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है अपने करस्पॉन्डिंग वेक्टर के पैरेलल होता है, आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी के अलोंग होता है। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, इन दोनों के बीच में एंगल ऑलवेज आपका 0 डिग्री होना चाहिए। आपको एक नया चीज देखिए जानने को मिला कि व्हाट इज एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर एंड इट्स करस्पॉन्डिंग वेक्टर, ऑलवेज दे आर पैरेलल एंड एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर एंड इट्स वेक्टर इज ऑलवेज 0 डिग्री। ठीक है, अब थोड़ा ट्राई करो। तो जैसे आपके पास ये है, सपोज कीजिए फोर्स वेक्टर, तो हमको बताइए एफ कैप जो है वो क्या है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एफ कैप का जो मैग्नीट्यूड है, दिस इज 1 यूनिट। यूनिट लिख के यहां क्यों छोड़ रहे हैं, जैसे अगर आप कोई लेंथ का बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड 1 मीटर लिखे कि 1 सेंटीमीटर लिखे, 1 मिलीमीटर लिखे कि 1 किलोमीटर लिखे, यूनिट कुछ भी हो, 1 1 1 ऑलवेज मैग्नीट्यूड 1। तो इसलिए हम यूनिट को छोड़ दिए कि अगर आप एसआई सिस्टम में काम करेंगे तो ये 1 न्यूटन हो जाएगा, सीजीएस में काम करेंगे तो आपका ये 1 डाइन हो सकता है, इसलिए छोड़ दीजिए इसको। वेयर इज यूनिट वेक्टर, वो डायरेक्शन किधर है, तो आप बोलेंगे कि जिधर एफ है उसी की तरफ अगर हम 1 यूनिट सिंबलाइज कर दें, 1 यूनिट, इफ इट इज एफ तो ये 1f, तो ये आपका जो है दिस वन इज योर यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर एफ वेक्टर के अलोंग होगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वेक्टर एफ का जो भी मैग्नीट्यूड है उसका 1 मैग्नीट्यूड। तो अगर आपसे कोई पूछे, ये आप नोट कर लिए है ना, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे इसके बारे में आप क्या क्या बता सकते हो, तो सबसे पहले बताओ ये एक यूनिट वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट, एंड डायरेक्शन इज अलोंग वेक्टर ए। क्लियर हो गया। अब जैसे कोई पूछे कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, वेलोसिटी है, सपोज कीजिए वेलोसिटी, तो इसके बारे में बताइए। इट इज 1 यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू कितना है, 1। और कोई अगर इसके बारे में पूछे तो इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी है, सिंबॉलिक फॉर्म में भी 10 मीटर पर सेकेंड है या 20 मीटर, वो क्वेश्चन में देगा आपको, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड देने का कोई जरूरत नहीं है। इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ऑलवेज 1। अब ये 1 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, 1 किलोमीटर पर आवर है, ये नहीं पता, बट इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, इसलिए हम यूनिट लिख करके छोड़ दिए। ठीक है, तो ये वेक्टर किधर है, तो जिस तरफ आपका v वेक्टर होगा ना उसी तरफ है। तो अगर आपसे बोले कि दिस वेक्टर इज वेक्टर v, तो बताओ यूनिट वेक्टर ये कहां पे है, सर इसी की तरफ आप 1 यूनिट चलिए, दिस इज योर v कैप। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर में आपको मालूम हो गया कि उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट का होना चाहिए और डायरेक्शन उसका जो करस्पॉन्डिंग वेक्टर है उसी के अलोंग होता है वो हमेशा। ठीक है, अब आपको 3
नॉन यूनिट वेक्टर्स के बारे में थोड़ा हम बता देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसको, उसका वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन सिखाएंगे। ओके, चलो अब हम लोग जो है यूनिट वेक्टर को मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं कि मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है। यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड 1 यूनिट क्लियर हो गया, डायरेक्शंस भी आपको देखना आ गया कि जिसका भी वो यूनिट वेक्टर होगा उसी के अलोंग होगा। ठीक है, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड वैल्यू। ये वेक्टर मिलता कैसे है? यूनिट वेक्टर को हम लोग मैथमेटिकली आगे चल करके खोजेंगे कि हाउ कैन यू फाइंड यूनिट वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू ए गिवन वेक्टर। ठीक है, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आप किसी भी वेक्टर को, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर आपका वेक्टर बी है, अगर हम वेक्टर बी को हम डिवाइड कर दें उसी के मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका हम सिखा चुके हैं, मोड ऑफ वेक्टर बी। तो ये जो मिलेगा, ये मिला आपको बी कैप। ठीक है, डायरेक्शन बी कैप का सर जिधर बी है उधर ही उसका डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशंस ये हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में अप्लाई करना सिखाएंगे। आज बस हम केवल आपको ये बता देते हैं कि यूनिट वेक्टर्स में से 3 वेल नोन यूनिट वेक्टर्स जो हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, जिनके हेल्प से आप वेक्टर रिप्रेजेंटेशन सीखने वाले हैं, उसको थोड़ा सा हम हिंट आपको कर देते हैं। ठीक है, चलिए आइए, ये जो 3 वेल डिफाइंड नोन यूनिट वेक्टर्स हैं, जिन यूनिट वेक्टर्स के हेल्प से आप सारे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वो 3 वेल डिफाइंड यूनिट वेक्टर्स हैं स्मॉल आई कैप, स्मॉल जे कैप एंड ये के कैप। जो लेटर्स आप यूज कर रहे हैं ना सिंबल के लिए, वो स्टैंडर्ड लेटर्स हैं, इनको आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं करेंगे। स्मॉल आई कैप है, ये आई कैप, जे कैप एंड के कैप। उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पढ़े थे ना लोअर क्लासेस में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, उसी के बारे में थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस जो आपकी तरफ आ रहा है, इसको पेपर पे आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इसको ऐसा लाइन ड्रॉ करके हम लोग दिखाते हैं। ये जो तीनों एक्सिस होते हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये मालूम है ना, जस्ट लाइक दिस। देखिए, ठीक है, इनको आप रोटेट कर सकते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये फिगर से आप समझ में आ जाएगा आपको कि ये लाइन क्या है। देखिए, ये इसके साथ 90 डिग्री पे है, ये इसके साथ 90 डिग्री पे, और ये इसके साथ 90 डिग्री पे है। तो यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो क्या हैं? देखिए, अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ 1 यूनिट, अब आपके पेपर में सपोज कीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है मान लीजिए, और आपको मन कर रहा है कि सर इतना छोटा हम ले लें, दिस इज आई कैप। बिल्कुल सही। जब आप इसको 1 बोल रहे हो तो वाई एक्सिस की तरफ भी आप इसी के बराबर का आप 1 यूनिट लेंगे, क्योंकि आपके रिप्रेजेंटेशन में अगर ये 1 है तो यहां अगर आप इतना बड़ा को 1 बोलोगे तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए आप, जैसे हम क्या किए, इतने बड़े को हम 1 कंसिडर कर लिए, और यहां भी 1 क्या सबको सेम दिखाए हैं। आप इसको सेंटर लेंगे, इसको रेडियस लेंगे ना, तो आप जो है एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जिसका कि रेडियस कितने यूनिट का है? 1 यूनिट का है। ऐसा भी कर सकते हैं। तो व्हाट इज आई कैप, जे कैप, के कैप? आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर होता है। तो यहां से स्टार्ट कीजिए एक वेक्टर को, जिधर एक्स आपका बढ़ता है उधर की तरफ अगर हम 1 यूनिट चले तो उस छोटे से वेक्टर को हम आई कैप वेक्टर कहते हैं। तो अगर कोई पूछे आई कैप के बारे में और कुछ बता सकते हो, तो हाँ बिल्कुल, ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1 यूनिट। आप डायरेक्शन बता सकते हो, ये भी बता सकते हैं। आई कैप से पता चल गया कि इसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। व्हाट इज जे कैप? सेम वे में आप वाई एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ अगर आप स्टार्टिंग ओरिजिन से 1 यूनिट चलते हैं तो इस वेक्टर को हम कहते हैं जे कैप वेक्टर। अगेन आपसे कोई पूछे कि जे कैप वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप फिर से वही बोलेंगे कि है तो वो यूनिट वेक्टर, इसलिए उसके ऊपर कैप लगाए हैं आप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 यूनिट है। और डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव वाई एक्सिस ऑलवेज। ठीक है,
के कैप क्या है आपका? सिमिलर फॉर्म में के कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। ये देखिए जेड एक्सिस आपके सामने है, तो यहां से जेड एक्सिस की तरफ 1 यूनिट चलिए, ठीक है। तो ये जो छोटा वेक्टर बनेगा, दिस वेक्टर इज कॉल्ड के कैप वेक्टर। कोई पूछे कि व्हाट इज एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप, तो आप बोलेंगे 90 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज एंगल बिटवीन जे कैप एंड के कैप, तो आप थीटा क्या बोलेंगे? 90 डिग्री, क्योंकि तीनों वेक्टर्स जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए ये है छोटा सा यूनिट वेक्टर, आप देख रहे हैं, ये है आई कैप वेक्टर, ये है आपका जे कैप वेक्टर और ये है के कैप वेक्टर, और ये आपका जो था कोऑर्डिनेट सिस्टम था। आप ऐसे समझ सकते हैं ये 3 वेक्टर्स जो है यूनिट वेक्टर्स, देखिए आई कैप, जे कैप, के कैप, और ये क्या है? ये कोई भी बड़ा वेक्टर होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, उसमें 1 यूनिट चले आई कैप, 1 यूनिट जे कैप, दिस मच, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो इसके हेल्प से आई कैप, जे कैप एंड के कैप जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं, उनके हेल्प से हम लोग नेक्स्ट क्लास में वेक्टर्स रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस 4 आई कैप यूनिट, इसका क्या मतलब है। ये जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। सब एक साथ नहीं सीखिए, थोड़ा ये आपके लिए बिल्कुल नया है, इसलिए थोड़ा रिकॉल करते रहेंगे। डेफिनेशंस दिखने में छोटा है, बट हम लोग अब इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। आपको हम जब बोलें कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए किधर है, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इट शुड बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। हम बोले कि दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि फोर्स वेक्टर है तो इक्वल कब होता है? जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होता है, ठीक है। तो ये सब 2-3 बार आप रिकॉल कर लेंगे तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास जो है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, कि वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन, और हम ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर समेशन आपको सिखाएंगे, ठीक है, जो कि छोटा सा 1-2 लाइन का स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। ओके, थैंक यू।